तो बीपीएससी क्लास 9th to 10th टीजीटी इंग्लिश पेपर we'll discuss today. तो पेपर was divided into English language and literature, मीन्स ग्रामर वाला पार्ट और लिटरेचर वाला पार्ट दोनों ही थे. तो पहले हम जो ग्रामर वाले क्वेश्चंस थे 25 126 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस ग्रामर के थे. तो पहले उन्हें डिस्कस कर लेंगे और फिर लिटरेचर वाले करेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द 126. Which one of the following is the correct meaning of the word brethren? Brethren शब्द का करेक्ट मीनिंग बताना है. ऑप्शंस हमें दिए हैं: सन्स ऑफ द सेम मदर, चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स, मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. तो आंसर विल बी द C1, क्योंकि रेन एंड मार्टिन में हमने पढ़ा था जो ब्रदर वर्ड होता है उसके दो प्लूरल होते हैं, ब्रदर्स और ब्रेथरेन. ब्रदर्स फॉर द सन्स ऑफ सेम पेरेंट और ब्रेथरेन फॉर द सन्स ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स. लाइक कजिन अगर है आपके तो उन्हें आप ब्रेथरेन बोलोगे, और आपके रियल ब्रदर हैं तो वो ब्रदर है. तो ब्रदर्स, रियल ब्रदर्स, ब्रेथरेन, कजिन्स. और थोड़ा सा ब्रोडर सेंस में जाएं तो सेम सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें भी ब्रेथरेन कह देते हैं, एक तरीके के वो भी भाई, दो नॉट द रियल ब्रदर बट बिलोंगिंग टू द सेम सोसाइटी इज द राइट आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. द utterance he became his own cook is an example of which one of the following grammatical categories? He became his own cook. वह अपना खुद का कुक बन गया. तो emphasizing adjectives is the right answer. emphasizing adjective वो होता है जिसमें कि हम अपनी बात पर जोर देते हैं. जोर देने के लिए अपनी बात पर हम अगर कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं जैसे वेरी, ओन, रियली. जैसे दिस वेरी मॉर्निंग आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू एंड नाउ यू आर इन फ्रंट ऑफ मी. आज ही सुबह तुम्हारी बात कर रहा था या सोच रहा था और तुम आज ही आ गए. ओन या रियली ये वर्ड ऐसे हैं जो कि जोर देते हैं, तो ये हमारे एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो. सो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स इज द राइट आंसर. और डिस्ट्रीब्यूटिव वो होते हैं जिसमें कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी ये जो होते हैं, और वन, एनी, इस टाइप के जो हैं ये सारे के सारे हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. इनके बाद नॉर्मली आप ऑफ लगा हुआ देखोगे ज्यादा. ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, लाइक दैट. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स पहचानना बहुत आसान है, ये तो क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं. ठीक, तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन. Which one of the following words stands for the evening prayers? इवनिंग प्रेयर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? वेस्पर, हिम, एक्लेसियास्टिकल सॉन्ग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. हाँ, हिम वैसे भजन होता है. हिम इज अ रिलीजियस, एक जो रिलीजियस सॉन्ग होता है उसे हिम. और ऐसे ही सॉन्ग रिलेटेड टू चर्च, सॉन्ग रिलेटेड टू चर्च. एक्लेसियास्टिकल जो वर्ड है, एक्लेसियास्टिकल, इट इज रिलेटेड टू चर्च ओनली. तो चर्च वाले गीत या जिसे सेक्रेट सॉन्ग्स भी कह सकते हो आप, तो वो तो एक्लेसियास्टिकल हो गए. रिलीजियस सॉन्ग हिम हो गए. तो वेस्पर वो सॉन्ग होते हैं जो कि चर्च में सर्विस के दौरान इवनिंग में गाए जाते हैं. तो इवनिंग में गाई जाने वाली जो प्रेयर्स हैं वो वेस्पर होती है. इवनिंग प्रेयर इज वेस्पर. तो यही पूछा है उन्होंने कि इवनिंग प्रेयर्स के लिए कौन सा वर्ड इनमें सबसे सही है, तो वेस्पर इज द राइट. आ हाफ हॉलीडे इज बेटर देन नन. आधे दिन की छुट्टी छुट्टी ना मिलने से तो बेहतर है.
ये एग्जाम्पल किस तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच को शो कर रहा है? तो इसमें जो वर्ड आ रहे हैं लाइक हाफ, नन, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं आपको? प्रॉपर एडजेक्टिव्स दिखा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दिखा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स दिखा रहे हैं, या कुछ? मात्रा दिखा रहा है ना। हाँ, क्योंकि मात्रा दिखा रहा है, क्वांटिटेटिव हाफ एंड नन। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वही होता है जिसमें कि दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय इंडिकेटिंग एनी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी दे रखी है इसलिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, a triangle whose three sides are equal is called the equilateral triangle is an example of which one of the following classes? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें देखो whose थ्री साइड्स, ये जो whose है यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन वर्ड who, which, who, whose, whom, ये लोग रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं अगर ये किसी क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करते। अगर ये क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं, क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं, तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते हैं, जैसे हाउ या व्हाट। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, व्हाट अ प्लेयर ही इज। तो क्वेश्चन वर्ड हाउ और व्हाट कभी कभी एक्सक्लेमेटरी भी हो सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं, और क्वेश्चन वर्ड जैसे यहाँ पे हुज है रिलेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूज दे हैव इन द सेंटेंसेस। तो इस सेंटेंस में हुज जो है वो जिसके के सेंस में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। अ लाफ, अ हार्टी लाफ, तो आ नहीं होगा यहाँ पे, आए होगा या ही होगा, कोई सब्जेक्ट होगा। आई लाफ द हार्टी लाफ, मतलब मैंने बहुत दिल से हंसा मैं। तो जो वर्ब है वैसा ही यहाँ पे नाउन भी है। तो टू वर्ड्स आर हैविंग द सेम ओरिजिन और सेम रूट वर्ड वी कैन से। तो ऐसे में कौन सा वाला ऑप्शन सही है? आई लाफ द हार्टी लाफ। कॉग्निट नाउन। जैसे कि यस्टरडे आई स्लेप्ट अ गुड स्लीप, ऐसे वाले कॉग्नेट नाउन होते हैं। प्रेपोजिशनल वर्ब देखो वो वाली वर्ब होती है जिसमें हम किसी प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं जब किसी वर्ब में, तो वो प्रेपोजिशनल वर्ब हो जाती है। लाइक बिलीव इन, आई बिलीव इन गॉड, तो दिस इज प्रेपोजिशनल वर्ब। तो प्रेपोजिशनल वर्ब और फ्रेजल वर्ब में थोड़ा सा फर्क है। फ्रेजल वर्ब में जो है मीनिंग बदल जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन प्रेपोजिशनल वर्ब में वर्ड का अपना अपना मीनिंग रहेगा। बिलीव का मतलब बिलीव, विश्वास करना रहेगा। इनका मतलब में रहेगा। लेकिन अगर लुक आफ्टर आ जाए, तो आफ्टर का मतलब वैसे तो बाद होता है, और लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब केयर देखभाल करना। करना, देखभाल करना। तो इट इज नॉट प्रेपोजिशनल वर्ब, इसे हम प्रेपोजिशनल वर्ब नहीं बोलेंगे, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में मीनिंग चेंज हो जाएगा, जैसे ईडियम में मीनिंग चेंज होता है, लेकिन प्रेपोजिशनल वर्ब में ईच वर्ड विल हैव हिज इट्स ओन मीनिंग इंटेक्ट, वो नहीं बदलेगा। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि सेम बना रहता है एक्टिव वाले कंस्ट्रक्शन में भी और पैसिव वाले कंस्ट्रक्शन में भी। आई वॉज शोन द पिक्चर, आई वॉज शोन द पिक्चर, ये तो पैसिव बन गया है। इसका जब एक्टिव बनाए तो दे शोड मी द पिक्चर। तो दोनों सेंटेंसेस में, एक्टिव में और पैसिव में, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो सेम रहा, दैट ऑब्जेक्ट इज पिक्चर। तो जब ऑब्जेक्ट एक्टिव और पैसिव में जो ऑब्जेक्ट सेम होता है उसे बोल देते हैं हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट आपको पता ही लग गया, सो राइट आंसर इज कॉग्नेट नाउन। फिर नेक्स्ट इज सच अ थिंग वाज नेवर थॉट ऑफ, ऐसी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो
मेन देखो ध्यान हमें वर्ब पे देना है। वर्ब यहाँ पे वाज थॉट ऑफ। तो ये देखना है कि पैसिव प्रेपोजिशनल वर्ब है, एक्टिव प्रेपोजिशनल वर्ब है, एक्टिव इंट्रांजिटिव वर्ब है। पैसिव वर्ब है क्योंकि पैसिव का फार्मूला होता है बी प्लस V3। यहाँ पे बी की जगह वॉज वर आ गया और थर्ड फॉर्म की जगह थॉट आ गया है। तो एक तो एक्टिव नहीं है, पैसिव है। दूसरी चीज वर्ब में ऑफ जोड़ रहा है, तो ये प्रेपोजिशनल वर्ब है। अभी हमने बात करी थी पीछे वाले क्वेश्चंस में कि प्रेपोजिशनल वर्ब क्या होती है। तो ए वाला आंसर आपके हिसाब से सही है। ही डाइड पुअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो मूड्स भी हमने किए थे, इंपरेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड। ये कौन सा वाला मूड है? तो सब्जंक्टिव मूड वो था जिसमें हम विश या इमेजिनेशन करते हैं। ऐसे वालों में ज्यादातर इफ का प्रयोग होते हुए देखते हैं हम। सब्जंक्टिव विश और इमेजिनेशन वाले होते हैं और ज्यादातर इनमें इफ हमें देखने को मिलता है। इंपरेटिव नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कमांड्स और इंडिकेटर होता है। रिक्वेस्ट्स होती हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस और इंडिकेटिव जो होते हैं इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ही डाइड पुअर, ये एक तरीके का स्टेटमेंट है। आई हैड रादर टेक दिस देन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। हैड रादर का प्रयोग हो रहा है, इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखो जेरेंड तो वो होता है जिसमें आईएनजी फॉर्म आती है। पार्टिसिपल तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वाला, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वाला। तो पार्टिसिपल यहाँ पे नहीं है क्योंकि ना आईएनजी है, ना थर्ड फॉर्म है, ना हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। जेरेंड नहीं है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव है और ऐसा इन्फिनेटिव है जिसमें कि टू छिपा हुआ है, और टू जिस इन्फिनेटिव में छिपा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। हैड रादर के बाद जो टेक आया है वो इन्फिनेटिव है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के आगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। लेट ब्लैंक बी ब्लैंक, वी कैन नॉट unto the past. Old old, time time, bygone bygone, more than one of the above, none of the above। तो एक तरीके की कहावत है। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन एक तरीके की प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है जो हुआ सो हुआ, नाउ फोकस ऑन फ्यूचर। तो लेट बाय गॉन बी बाय गॉन। Which one of the following would best fill in the blanks in the following observations given below? The sun blank blank, they set off। सेट के साथ ऑफ जब भी आता है तो इसका मतलब यात्रा के लिए आता है, स्टार्ट करने के लिए। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। और कब शुरू? सूरज के उगने के बाद। तो एक तरीके का ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनना है, आप ध्यान से देखोगे तो इट इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सिंपल सेंटेंस है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के हिसाब से सोचेंगे तो हैविंग प्लस थर्ड, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। द सन हैविंग राइजन, दे सेट ऑफ। I rely on the wall being built immediately. In the above utterance, which one of the following grammatical categories is at work? Built is the third form. थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पता होगा आपको। तो पार्टिसिपल तो है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। पार्टिसिपल तो है, सी वाला ऑप्शन है। नाउ हाँ, और जेरेंडिव यूज ऑफ पार्टिसिपल देखने को मिल रहा है हमें क्योंकि इससे पहले बीइंग लगा है, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है ना। तो हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल और बीइंग प्लस V3 जेरेंडियल या जेरेंडिव पार्टिसिपल, जेरेंडिव यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो इसमें हमारा दो बी और सी दोनों आंसर सही हैं, तो मोर देन वन ऑफ द अबव पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट, he did this blank and you have done it blank, which one of the following would best fill in the blanks? तो इसमें खुद सोचना है आपको। ऑलरेडी गो, नाउ देन,
बिफोर, सिंस, मोर देन, वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव इज द राइट। बनेगा सेंटेंस ऐसा, ही डिड दिस बिफोर, उसने ऐसा पहले किया था, तुमने ऐसा अब किया है, यू हैव डन इट नाउ। और अगर ऑलरेडी भी आता तो हैव वाले में आता है, उस वाले में नहीं आता, हिस्ट्री वाले। ही केम एंड सेट ब्लैंक मी, वो आया और मेरे बगल में आके बैठ गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा सही है? बिसाइड्स, बिसाइड, बाय, मोर देन, वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। देखो बिसाइड्स इस वाले का मतलब तो के अतिरिक्त होता है ना, तो ये तो होगा नहीं, बिसाइड होगा, के पास या के नजदीक के सेंस में। और बाय, बाय भी पास के लिए यूज हो जाता है। ही केम एंड सेट बाय मी भी तो बोलते हैं। बी और सी दोनों ही सही है। तो मोर देन, वन ऑफ द अबव, बिसाइड और बाय दोनों पास के लिए यूज हो जाते हैं। फिर 140th, शी थ्रू द लेटर ब्लैंक द फायर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। प्रेपोजिशन सोचना है कौन सा आएगा। उसने लेटर को फेंका फायर में, मतलब आग में फेंका, तो देर इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ लेटर, मूवमेंट है, तो बी वाला, तो इनटू पे जाएंगे। नेक्स्ट, which one of the following prepositions shall go with the following observations? send blank a doctor, डॉक्टर को बुलाओ, तो send के साथ क्या लगाते हैं कि उसका मतलब बुलाना हो जाता है? सेंड फॉर। हाँ, send के साथ for लगाना पड़ता है, तो उसका मतलब होता है बुलाना, तो आंसर ए वाला होगा। फिर नेक्स्ट इज रेसल ब्लैंक एन एडवर्सरी, रेसल का मतलब मुकाबला करना, फाइट करना, एडवर्सरी मतलब विपदा, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ना। तो फाइट और रेसल के बाद कौन सा प्रेपोजिशन ज्यादा सही? रेसल बाय एन एडवर्सरी, रेसल एट एन एडवर्सरी, रेसल विद एन, तो रेसल विद एन एडवर्सरी, जैसे फाइट विद आता है वैसे ही रेसल विद। ही स्टार्टेड अर्ली बिकॉज ही माइट नॉट बी लेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द अबव। ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली गलत है अभी। ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी शुरू किया, क्योंकि ही माइट नॉट बी लेट, क्योंकि वो लेट ना हो जाए। तो मे या माइट का प्रयोग हम सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट की बात करते थे, और वैसे भी यहाँ पे क्योंकि का सेंस नहीं आ रहा, ताकि का सेंस आ रहा है। और ताकि की दो इंग्लिश हो सकती हैं, वन इज सो दैट एंड अदर इज इन ऑर्डर दैट। फर्स्ट वाला ही सही सेंस दे रहा है, बाकी आप सेंस से भी देख सकते हो। ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी शुरू किया, इन ऑर्डर दैट, ताकि ही माइट नॉट बी लेट। ए इज द राइट। फिर नेक्स्ट, I would blank have the picture blank then the pen. Which one of the following would best fill in the blanks? Finally, and, rather than, simply, yet, more than one of the above or none of the above. Rather और then, I would rather have the picture. ज्यादा मैं वो पिक्चर लेना पसंद करता बजाय कि उस पेन के। लेकिन अगर हम ये वाला लगा देंगे तो देखो दो दो देन हो जाएंगे, टी एच ए एन लग जाएगा और टी एच ई एन लग जाएगा, ये दो देन कभी साथ नहीं आते इस तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हट गया, ये नहीं। सिंपली, आई वुड सिंपली हैव द पिक्चर, मैं सिंपली पिक्चर ले लूंगा, यट देन, यट के बाद देन भी नहीं हम देखते, तो ये भी हट गया। तो बचा ए वाला, इसे लगा के देखते हैं। आई वुड फाइनली हैव द पिक्चर एंड देन द पेन। देन से पहले हम याला देन नहीं लगाते, यट नहीं लगाते, लेकिन एंड हम लगा लेते हैं, और तब के सेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। I would finally have the picture and then the pen. ठीक है, अगर टी एच ई एन वाला देन नहीं आता तो बी वाला ऑप्शन का भी बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, वो व्यक्ति जो उदासीन बना रहता है खुशी और गम के लिए। ये हमने जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे तो किया, ए वन इज द राइट। ठीक। रिक्लूस वो होता है जो कि अकेले अकेले रहना पसंद करता है, वन हु वांट्स टू लिव बाय वन सेल्फ ओनली, वो रिक्लूस
इनविंसिबल दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती वो इनविंसिबल। नहीं, ये सब आपने याद किए हुए थे। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग ऑल्टर्ड और रिकॉल्ड, जिसको कि वापस परिवर्तित नहीं किया जा सकता, एक बार जो हो गया वो हो गया। तो which one do you think is the right one? वाला irrevocable. Irrevocable is the right one. Next, which one of the following is the meaning of the phrase once for all? once for all का मतलब होता है कि एक बार करो और हमेशा के लिए कर दो उसे। इस हिसाब से देखें तो फर्स्ट वन, when a thing is done, it is done forever. Next, which one of the following would best explain the meaning of the phrase out and out? out and out का मतलब कंप्लीटली होता है, मतलब पूरी तरीके से। हिसाब से हम देखें तो थॉरोली जो वर्ड है वो भी इससे ही मिलता जुलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोस्क्राइब? एक तो वर्ड आपने प्रेस्क्राइब तो पढ़ा ही है, प्रेस्क्राइब तो निर्धारित करना। अब ये प्रोस्क्राइब है, ऐसे प्रेस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं, तो प्रेस्क्राइब निर्धारित करना, और प्रोस्क्राइब जो होता है उसका मतलब होता है किसी का बॉयकॉट कर देना या किसी को कंडेम कर देना, किसी की निंदा करना या किसी को कोई काम करने से रोकना, प्रोहिबिट करना। तो प्रोस्क्राइब मीन्स प्रोहिबिट भी होता है और निंदा करना भी होता है। निंदा करना के लिए दूसरा वर्ड है कंडेम। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट वन। तो टू कंडेम इज करेक्ट। तो प्रोस्क्राइब ध्यान रखना है, टू कंडेम या फिर टू प्रोहिबिट और फॉरबिड। लास्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज थ्रू एंड थ्रू? थ्रू एंड थ्रू फ्रेज जो है उसका मतलब, तो थ्रू एंड थ्रू का मतलब भी वही होता है जो आउट एंड आउट का मतलब होता है। कंप्लीट इन नेचर, थॉरोनेस, डल एंड ड्रेप्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। थॉरोनेस इज द राइट वन। तो अब आउट एंड आउट, थ्रू एंड थॉरोनेस और थॉरोली ये एक जैसे वर्ड है।